इटाडोरी गोजो को बचाने के लिए स्टेशन की तरफ भागने लगता है और रास्ते में वो कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को देखता है जो कि बाकी के लोगों पर अटैक कर रहे थे। इटाडोरी इन सभी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन इन सबको बचाने के लिए उसके पास समय भी नहीं था। और अचानक से उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है और ये इनोमाकी था। और इटाडोरी इनोमाकी पर सब कुछ छोड़कर वहाँ से चला जाता है और इनोमाकी अपनी कर्स स्पीच मेगाफोन से यूज़ करने लगता है। दूसरी तरफ इटाडोरी जैसे स्टेशन के अंदर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात चोजो से होती है। चोजो अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता था और चोजो तुरंत ही अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करने लगता है। इस टेक्निक के अंदर बॉडी का सारा ब्लड निकलने के साथ ही एक जगह पर कंसंट्रेट होने लगता है और वो अटैक सामने वाले को जाकर साउंड की स्पीड से लगता है। चोजो इटाडोरी की तरफ ब्लड बीम से अटैक करने लगता है और इटाडोरी उसे डॉज भी नहीं कर पाता। इटाडोरी के हाथ में छेद हो चुका था और चोजो की ये टेक्निक इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसका ब्लड पूरी जगह को ही लेजर की तरह काट रहा था। इटाडोरी चोजो के अटैक से भागता हुआ सीधा उसी के पास पहुंच जाता है। वो उसके ऊपर अब डाइवर्जेंट फिस्ट से अटैक करने लगता है, लेकिन क्योंकि उसका हाथ घायल था तो उसे ज़रा सा धक्का ही लगता है। चोजो अब इटाडोरी से पूछने लगता है कि क्या मरने से पहले उसके भाइयों ने कुछ आखिरी शब्द कहे थे, जिस पर इटाडोरी समझ जाता है कि ये किन लोगों की बात कर रहा है। इटाडोरी बताता है कि उनके मरने से पहले कोई शब्द नहीं थे, लेकिन वो मरने से पहले रो रहे थे। और ये बात सुनने के साथ ही चोजो को काफ़ी खतरनाक गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से उसके चेहरे पर बनी ब्लड की लाइन भी बढ़ने लगती है। चोजो के पीछे कई सारा खून भी आने लगता है, लेकिन इटाडोरी फुर्ती दिखाकर उसको मारने लगता है, लेकिन चोजो उसे डॉज कर देता है। चोजो अब इटाडोरी के ऊपर कई सारी ब्लड की बीम्स मारता है और अब चोजो उन ब्लड की बीम्स को कंट्रोल भी कर पा रहा था। इटाडोरी अब कई सारे अटैक से डॉज कर चुका था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया था। चोजो फिर से अपनी एक खतरनाक बीम को एक्टिवेट करने लगता है और ये बीम इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इटाडोरी के इससे बचने के सिर्फ 50-50% चांसेस है। लेकिन अगर इटाडोरी को ये सही से पड़ गई तो इटाडोरी की मौत पक्की है। इटाडोरी उसे कंफ्यूज करने के लिए हवा में कूद जाता है ताकि वो इजी टारगेट बन जाए और चोजो भी उसे इजी टारगेट समझने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है। वो बीम सीधा इटाडोरी के सर पर जाकर लगने वाली थी, लेकिन इटाडोरी अपना सर झुकाने के साथ ही उससे बच जाता है। इटाडोरी समझ चुका था कि एक बार शूट होने के बाद ये बीम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है और मौके का फ़ायदा उठाने के साथ ही वो चोजो के कई ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। इटाडोरी चोजो को मुक्का मारने ही वाला था, लेकिन आसपास भी कई सारी खून की बूंदें उड़ रही थी और इन खून की बूंदों को चोजो अपनी सुपरनोवा टेक्निक की मदद से एक्टिवेट कर देता है और ये सभी खून की बूंदें इटाडोरी के पास जाकर फट जाती है, जिससे उसके कमर में काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। चोजो अब एक खून का चाकू बनाने के साथ ही इटाडोरी की टांग पर वार कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इटाडोरी घायल होने के बावजूद भी उस पर वार कर देगा। इटाडोरी उसे लात मारकर दूर कर देता है, लेकिन चोजो फिर से उस पर अटैक करने लगता है। इस बार वाली बीम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी और इसीलिए वो इटाडोरी के पेट के आर पार नहीं हो पाई थी। इटाडोरी समझ चुका था कि चोजो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इस तरह से तो वो हार जाएगा, लेकिन अचानक से मेकामारू उससे बात करना फिर से शुरू कर देता है। मेकामारू इटाडोरी से पूछने लगता है कि आखिर क्या चल रहा है और इटाडोरी मेकामारू से पूछने लगता है कि आखिर वो इतनी देर तक चुप क्यों था, जिस पर मेकामारू कहने लगता है कि वो एनर्जी सेव कर रहा था क्योंकि अभी तक बहुत सारा काम बाकी है। मेकामारू चोजो को देखने के साथ ही पहचान लेता है कि आखिर वो कौन है। वो इटाडोरी को बताने लगता है कि वो कैमो की ही तरह ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज़ कर रहा है। मेकामारू को इस टेक्निक के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन इसकी कमजोरी नहीं मालूम थी और इटाडोरी भागते हुए खंबे के पीछे चला जाता है। मेकामारू इटाडोरी से कहने लगता है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन इस सब के लिए उसे भागकर बाथरूम के अंदर जाना होगा और इन लोगों के पास कामयाब होने के लिए सिर्फ 10% चांसेस ही है। और इटाडोरी उसकी बात मान लेता है क्योंकि इन लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। चोजो इन लोगों पर अटैक कर रहा था, लेकिन इटाडोरी भागते ही बाथरूम के अंदर घुस जाता है और चोजो भी ये चीज़ देखने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रह जाता है। चोजो को बाथरूम के अंदर से कुछ टूटने की भी आवाज़ आने लगती है। चोजो को मालूम था कि इटाडोरी कोई बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि उसने उसके भाइयों को भी मारा था और बाथरूम के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रैप है और इस जाल के अंदर चोजो नहीं फंसना चाहता था। लेकिन अचानक से उसे मेकामारू की आवाज़ सुनाई देने लगती है और मेकामारू उसे उकसाते हुए कहने लगता है कि तुम भी अपनी भाइयों की ही तरह बिल्कुल बेवकूफ़ हो। और ये चीज़ सुनने के साथ ही चोजो को काफ़ी खतरनाक गुस्सा आने लगता है। वो भागता हुआ सीधा बाथरूम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि इटाडोरी ने कई सारे पाइप्स को तोड़ दिया है, जिससे चारों तरफ पानी गिर रहा था। उसे दीवार से चिपका हुआ मेकामारू भी दिखाई देता है, जिसे वो मुक्का मारने के साथ ही तोड़ देता है
और तभी इटाडोरी फुर्ती से उसके पीछे आ जाता है और उसे जोर का मुक्का मारने लगता है। और अब चोजो सोच रहा था कि इसके पास भागने का अब मौका भी नहीं है। चोजो अपने ब्लड बॉल्स को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन चारों तरफ पानी गिरने की वजह से उसके ब्लड बॉल्स पानी के अंदर ही डिसॉल्व हो जाते हैं। इस बार इटाडोरी का मुक्का काम कर गया था। चोजो अपने शरीर के बाहर का ब्लड तो नहीं, लेकिन अंदर का ब्लड जरूर कंट्रोल कर सकता था, और इस चीज से चोजो को हैंड टू हैंड फाइट के अंदर काफी फायदा मिलेगा। लेकिन इटाडोरी भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबका बाप है। ये दोनों ही लड़ाई करने को तैयार थे और पूरे बाथरूम के अंदर पानी भर चुका था। अब इन दोनों की ही लड़ाई काफी देर तक चलती है और इटाडोरी चोजो पर भारी पड़ रहा था। लेकिन चोजो ने अपने हाथ के अंदर एक ब्लड बॉल को छुपाया हुआ था जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई थी, और चोजो उसे बुलेट की तरह यूज करने के साथ ही इटाडोरी की तरफ शूट कर देता है। और चोजो का ये अटैक सीधा इटाडोरी के लिवर पर जाकर लगा था। इटाडोरी इस बार घायल हो चुका था, लेकिन चोजो के पास भी अब कोई टेक्निक नहीं थी। इटाडोरी समझ जाता है कि उसके किसी वाइटल ऑर्गन पर चोट लगी है। इटाडोरी को यहाँ पर डर लगने लगता है, लेकिन वो अपने डर को कर्ज एनर्जी के अंदर तब्दील कर लेता है। इटाडोरी का सिर्फ एक ही गोल था, जो कि एक गोजो को आजाद करना। इटाडोरी समझ चुका था कि इस बार उसकी मौत पक्की है, और अगर वो मरा तो वो चोजो को अपने साथ ही लेकर मरेगा, ताकि बाकी के लोगों को इस सब से दिक्कत ना हो। और यहाँ पर चोजो भी यही सोच रहा था कि इटाडोरी ने उसे सिर्फ 3 बार ही मारा है और वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है, और अब चोजो कोई सरप्राइज अटैक भी नहीं कर सकता। लेकिन वो अपने अंदर के ब्लड से अपने हाथों को मजबूत कर लेता है। चोजो के लिए ये चीज काफी ज्यादा रिस्की थी, लेकिन वो इटाडोरी को मारना ही चाहता था। दोनों ही एक दूसरे को कई देर तक घूरने लगते हैं और फिर जाकर इनकी लड़ाई शुरू होती है। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे और चोजो यहाँ पर चाकू बनाकर इटाडोरी पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वो चाकू तुरंत ही पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जिस सब के चलते इटाडोरी उस पर फिर से हावी होने लगता है। इटाडोरी उसे अपने राइट हैंड से डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपने लेफ्ट हैंड से मुक्का मारने जाता है, लेकिन इस सब के दौरान ही इटाडोरी को कुछ होने लगता है और इटाडोरी को मालूम चलता है कि उसका आधा कंधा कट चुका है। चोजो ने हैमर फिस्ट मारने के साथ ही इटाडोरी का कंधा काट दिया था, और अब चोजो इटाडोरी को एक और जोर का मुक्का मार देता है, जिस वजह से इटाडोरी दीवार के अंदर घुस जाता है। इस बार चोजो ने अपनी पूरी बॉडी को अपने ब्लड से स्ट्रांग बना लिया था, और इसी वजह से इटाडोरी के मुक्के का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इटाडोरी काफी ज्यादा घायल हो चुका था और इस बार वो हिल भी नहीं पा रहा था। चोजो ने ये लड़ाई जीत ली थी और वो इटाडोरी को मारने के लिए उसके पास आने लगता है। चोजो अब इटाडोरी को मारने वाला था और वो कहने लगता है कि ऊपर जाकर मेरे भाइयों से माफी मांग लेना, लेकिन अचानक से चोजो को कुछ होने लगता है। इस जगह पर हमें सुकुना की एक परछाई भी दिखाई जाती है। सुकुना भी अंदर से ये फाइट देख रहा था, लेकिन इस बार वो इटाडोरी से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, और दूसरी तरफ चोजो का सर काफी ज्यादा दुखने लगता है। चोजो के सामने अजीब अजीब सी मेमोरीज आ रही थी जो कि उसने कभी जी ही नहीं। उसे मेमोरीज के अंदर इटाडोरी के साथ साथ अपने भाई भी दिखाई देने लगते हैं। इटाडोरी इन सभी को ही खाना खिला रहा था। इस जगह पर चोजो और उसके 6 भाई भी थे, और ये लोग भी डेथ पेंटिंग के अंदर ही कैद थे। और अब इटाडोरी चोजो को अपना बड़ा भाई पुकारते हुए उसे खाना खिलाने लगता है, और चोजो भी अपना मुंह आगे कर देता है। और ये चीज देखने के साथ ही चोजो काफी ज्यादा कंफ्यूज रह चुका था। चोजो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से कभी मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग